ट्वेल्थ जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले ऑडियो नोट्स के माध्यम से कक्षा 12 जीव विज्ञान का चैप्टर 9 इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति के बारे में समझाया जा रहा था। इसके पिछले ऑडियो नोट्स के माध्यम से आप सभी को टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में समझाया गया था और बताया गया था कि किस प्रकार से टिश्यू कल्चर तकनीक को अपनाया जाता है और इस तकनीक को अपना करके हम उच्च उत्पादकता और उच्च क्वालिटी के फसलों को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपको एकल कोश का प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में समझाया गया था और बताया गया था कि सिंगल सेल प्रोटीन या एकल कोश का प्रोटीन को किस प्रकार से बनाया जा सकता है। इसके बाद फिर आपको जैव प्रबलीकरण या बायोफोर्टिफिकेशन क्या है और इसे कैसे अपनाया जाता है और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में समझाया था। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रेशम कीट पालन अथवा सेरीकल्चर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर सिल्क वर्म की लाइफ साइकिल अर्थात रेशम के कीट का जीवन चक्र देख रहे हैं। जीवन चक्र को समझने के पहले इसके बारे में आपको अन्य जानकारी होना आवश्यक है। जैसा कि बताया गया कि रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार से सलभ यानी मोथ जाति का कीट होता है और अपने जीवन वृत्त में अपनी लार ग्रंथियों से एक महीन, चमकीले तथा अति लंबे धागे का निर्माण करता है। इसी धागे को रेशम या सिल्क कहा जाता है। व्यापारिक उद्देश्य से रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट या सिल्क मोथ या सिल्क वर्म के पालन को रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम उत्पादन के बारे में पहले केवल चीन के लोगों को ही ज्ञान था। वहाँ की राजकुमारी लोटजन ने 2695 ईसा पूर्व में इसकी खोज की थी। 2000 वर्ष पूर्व चीन अन्य देशों को रेशमी वस्त्र भेजता था। रेशम कीट एक उपयोगी कीट है और इसकी अनेक जातियां पाई जाती हैं। उनमें से कुछ प्रमुख जातियों के बारे में आपको भली भांति समझना है। सबसे पहली स्पीशीज जिसे हम बॉम्बिक्स मोराई के नाम से जानते हैं, इसे हम सहतूत का रेशम कीट कहते हैं। बॉम्बिक्स मोराई सबसे कॉमन रेशम का कीट है। इस कीट का लार्वा सहतूत की पत्तियों को खाता है, इसीलिए इस कीट को मलबेरी रेशम कीट कहते हैं और इससे प्राप्त होने वाले रेशम को मलबेरी सिल्क या मलबेरी रेशम कहा जाता है। इस कीट से सर्वोत्तम प्रकार का रेशम प्राप्त होता है, अर्थात बॉम्बिक्स मोराई से प्राप्त रेशम एक उच्च क्वालिटी वाला होता है। ये सहतूत की पत्तियों पर पाया जाने वाला कीट होता है। इसकी मादा सहतूत की पत्तियों पर 300 से 400 अंडों का अंडारोपण कर देती है। प्रत्येक अंडे से लगभग 10 दिन में एक नन्हा कैटरपिलर लार्वा निकलता है। 30 से 40 दिन में सक्रिय वृद्धि के परिणाम स्वरूप लार्वा पहले लंबा हो जाता है और फिर सुस्त होकर गोल हो जाता है। यह अपने चारों ओर अपनी एक जोड़ी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से एक लंबे धागे का खोल बनाता है। इसे हम कोया या कोकून के नाम से जानते हैं। हवा के संपर्क में यही धागा सूख कर रेशमी धागा बन जाता है।
एक कैटरपिलर 3 से 4 दिन में लगभग 1000 से 1200 मीटर लंबा धागा बनाने की क्षमता रखता है। कोए में बंद लार्वा जब परिवर्धन करके प्यूपा में रूपांतरित हो जाता है, साधारणतः 12 से 15 दिन में प्यूपा कायांतरण द्वारा पूर्ण कीट बन जाता है, जो ये एक क्षारीय स्राव करता है। इसी क्षारीय स्राव के कारण ये कोए को काटकर बाहर निकल जाता है। इससे कोए का रेशमी धागा अनेक टुकड़ों में टूट जाता है, जिससे धागा बेकार हो जाता है। इस रेशम के कीट से हम रेशम को कैसे प्राप्त करते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। रेशम प्राप्त करने के लिए कीट के बाहर निकलने से पहले ही ककून को खौलते पानी में डालकर पूर्ण कीट को भीतर ही भीतर मार देते हैं। इस प्रकार से ककून को पानी में उबालकर मारने की क्रिया स्टिफलिंग कहलाती है। स्टिफलिंग क्रिया करने से ककून के अंदर ही कीट मर जाता है, जिससे रेशम छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने से बच जाता है। उबलने के बाद ककून के धागे ढीले पड़ जाते हैं, उनकी पकड़ ढीली हो जाती है और अब इस ढीले पड़े धागे को उधेड़ लिया जाता है। पूरा ककून एक ही धागों से बना होता है। इसी धागे को हम कच्चा रेशम कहते हैं और फिर इस प्रकार से प्राप्त कच्चे रेशम को पुनः पानी में उबालकर फिर अम्लों में घोल में धो लेते हैं और फिर कई धागों को ऐंठ कर रेशम के पक्के धागे को बनाया जाता है। इस प्रकार से रेशम का पक्का धागा जो बनता है उसे हम फाइबर रेशम के नाम से जानते हैं और इस पक्के धागे को प्राप्त करने की क्रिया को हम स्पिनिंग कहते हैं। स्क्रीन पर बने हुए डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक रेशम का कीट किस प्रकार से अपने जीवन चक्र को चलाता है। डायग्राम के माध्यम से रेशम के कीट के जीवन चक्र को दर्शाया गया है। द फीमेल मॉथ लेज मैनी टीनी एग्स। मलबेरी या सहतूत की पत्ती में रेशम का कीट बहुत सारे अंडे देता है। अ टीनी ब्लैक कैटरपिलर हैचेज आउट ऑफ इट्स एग। और फिर इस अंडों से एक छोटा सा कैटरपिलर जो लार्वा होता है वो बाहर आ जाता है। द कैटरपिलर ईट्स मलबेरी लीव्स। कैटरपिलर सहतूत की पत्तियों को खाता है। एंड ग्रोन बिगर एंड बिगर, और धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। इट गोज थ्रू 4 मंथ्स। इस तरह से 4 बार 4 मोल्ट 4 बार इसकी मोल्टिंग होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक छोटा सा नन्हा सा लार्वा एक बड़े कैटरपिलर लार्वा में परिवर्तित होता है। द कैटरपिलर स्पिन्स ककून ऑफ सिल्क थ्रेड अराउंड इटसेल्फ। और यह ककून अब गोल होकर के अपने चारों तरफ लार का सिक्रीशन करके रेशम का धागा बनाता है और इस प्रकार से उसके अंदर अब गोल होकर के प्यूपा बन जाता है। इनसाइड द ककून द कैटरपिलर चेंजेज इनटू ए प्यूपा। उसी ककून के अंदर अब एक कैटरपिलर प्यूपा के रूप में चेंज होता है और इसको हम धागे को इस कोकून को पानी में उबालकर इसके अंदर उपस्थित लार्वा को मार देते हैं और फिर इससे रेशम का कीट धागों के रूप में प्राप्त होता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है द प्यूपा चेंजेज इनटू ए मॉथ, तो कोकून के अंदर प्यूपा मॉथ में बदल जाता है एंड मॉथ कम्स आउट ऑफ द कोकून। और ये मॉथ जिसे हम रेशम कीट कहते हैं कोकून से बाहर आकर के इस प्रकार से एक एडल्ट मॉथ मेट विद ईच अदर, और फिर एडल्ट मॉथ आपस में फिर मेटिंग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फिर अंडे उत्पादित होते हैं। इस तरह से एक रेशम के कीट का जीवन चक्र शहतूत की पत्ती से प्रारंभ होकर के अंत में फिर मौत का निर्माण कर देता है। इसके बाद फिर रेशम के प्रकार जानना भी ज़रूरी है। रेशम किन किन क्वालिटी वाला होता है। दूसरा है टसर रेशम, पहला वाला आपने पढ़ लिया है। शहतूत का रेशम जो बाम्बिक्स मोराई से प्राप्त होता है, जिसे मलबेरी रेशम कहते हैं। दूसरा है टसर रेशम,
यह रेशम एंथेरिया पैफिया या एंथेरिया माइलेटा नामक सिल्कवर्म से प्राप्त होता है और इस कीट का लार्वा साल, बेर, गूलर और ओक की पत्तियां खाता है और इससे प्राप्त रेशम को टसर रेशम कहते हैं। दूसरा रेशम जो दूसरी क्वालिटी रेशम की है वह मृगा रेशम के नाम से जाना जाता है और यह एंथेरिया ओसमेंसिस के इसका जंतु वैज्ञानिक नाम होता है, जिसे हम मूंगा सिल्कवर्म के नाम से जानते हैं। मूंगा सिल्कवर्म मलबरी सिल्कवर्म की तुलना में उतना अच्छा, इससे प्राप्त रेशम उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। ये लार्वा दालचीनी की पत्तियों को खाता है और ये उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से पाया जाता है और इससे प्राप्त रेशम को हम मूंगा रेशम के नाम से जानते हैं और इसके कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम एंथेरिया एसामेंसिस होता है। अगला रेशम का जो प्रकार है जिसे हम एरी रेशम कीट से प्राप्त करते हैं, जिसे हम क्लोसामिया रिशनी के नाम से जानते हैं या फाइलोसोमिया रिशनी भी कहा जाता है और इसका लार्वा अरंड की पत्तियों को खाता है और इसके कोकून से धागा छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में प्राप्त होता है। इस कीट का लार्वा मुख्य रूप से अरंड या कैस्टर की पत्तियों को ही पसंद करता है, इसीलिए इससे प्राप्त होने वाले रेशम को हम एरी सिल्क या कैस्टर अरंडी रेशम के नाम से जानते हैं और इससे जो रेशम प्राप्त होता है वह ईंट के समान लाल रंग या फिर सफ़ेद रंग का होता है। इस प्रकार से आपने 4 प्रकार की जातियों से 4 प्रकार का रेशम कैसे प्राप्त होता है उसके बारे में जाना। पहले जो रेशम का कीट है इसे बाम्बिक्स मोराई कहते हैं। दूसरा टसर रेशम कीट जिसे एंथेरिया पॉफिया कहते हैं। तीसरा मूंगा रेशम कीट जिसे एंथेरिया एसामेंसिस कहते हैं। चौथा फाइलोसामिया रिशनी के नाम से जाना जाता है और इन चारों जातियों से अलग अलग प्रकार का रेशम प्राप्त होता है। इस तरह से एक संक्षिप्त जानकारी रेशम के कीट के बारे में और उसके जीवन चक्र के बारे में जाना हमने। और अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है मधुमक्खी पालन, जिसे हम एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। मधुमक्खी पालन भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो इस चैप्टर से संबंधित है। इसके बारे में भी आप सबको जानकारी होना आवश्यक है। मधुमक्खी, जैसा कि आप जानते हैं, कि एक सामाजिक या सोशल कॉलोनियल कीट होता है। मनुष्य प्रागैतिहासिक काल से ही जंतु उत्पादों का उपयोग कर रहा है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी विभिन्न जंतु उत्पादों का महत्व स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। इन्हीं जंतु उत्पादों में से एक महत्वपूर्ण उत्पाद शहद, जिसे मधु कहते हैं, ये भी होता है। मधुमक्खियाँ प्रायः काफ़ी दूर से पराग और फूलों के रस को एकत्र करती हैं, लेकिन फिर भी मधुमक्खी पालन के लिए वनस्पतियों का विशेष महत्व है। शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को कृत्रिम विधि द्वारा पालने की प्रक्रिया को मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी उद्योग को सफल बनाने के लिए उद्योग के स्थान के चारों ओर शीशम, अमरूद, आम, पुष्पी नीम, बरगद, जामुन, आड़ू, सेब, सरसों, मटर, चना आदि वनस्पतियों को लगाना चाहिए। एक सफल उद्योग के लिए मधुमक्खी की उपयुक्त जाति का भी चयन करना महत्वपूर्ण होता है। मधुमक्खियों में पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपता एवं सेल श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। प्रत्येक कॉलोनी का अपना एक जटिल वैक्स या मोम का छत्ता हनी कॉम्ब
या बीहाइव के नाम से जानते हैं। प्रत्येक छत्ते में हजारों छोटे छोटे हेक्सागोनल कोष्ठक होते हैं। इन कोष्ठकों में रहते हुए मधुमक्खियाँ अपने शत्रुओं से बची रहती हैं। समविभाजन एवं बहुरूपता पॉलीमॉर्फिज्म कॉलोनी में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। उसमें से एक बड़ी सी रानी मक्खी होती है जो केवल एक होती है। इसके अलावा लगभग 100 नर मक्खियाँ होती हैं जिन्हें हम ड्रोन्स कहते हैं, और तीसरी हजारों की संख्या में श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। रानी मधुमक्खी का अपना महत्व है, जिसकी संख्या प्रत्येक छत्ते में केवल एक होती है। रानी का जन्म एक निषेचित अंडे से होता है जो कि डिप्लॉयड होता है। ये लगभग 5 वर्ष तक जीवित रहती है और अंडे देने के अलावा इसका कोई अन्य कार्य नहीं होता। इसका शरीर एक श्रमिक मक्खी से लगभग 5 गुना बड़ा और लगभग 3 गुना भारी होता है। लार एवं मोम ग्रंथियाँ इसमें नहीं होती। अपने जीवन काल में ये लगभग 15 लाख अंडे देती है। हमारे देश में मधुमक्खियों का जनन काल शरद एवं बसंत ऋतु होता है। छत्ते में दूसरी मधुमक्खियाँ नर मक्खियाँ, जिन्हें हम ड्रोन्स कहते हैं, ये छोटी तो होती हैं, रानी से काफ़ी छोटी होती हैं, लेकिन हष्टपुष्ट होती हैं। इनमें भी लार और मोम ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती, इसलिए पोषण के लिए भी श्रमिक मक्खियों पर ही ये निर्भर करती हैं। इनमें डंक भी नहीं होता और ये अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाती। यह निषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस अर्थात बिना निषेचन क्रिया के मादा अंडे से विकसित होती हैं और ये इसीलिए हैप्लॉइड होती हैं। इनका एकमात्र कार्य रानी का निषेचन करना होता है। और तीसरी प्रकार की मक्खियाँ वर्कर या श्रमिक होती हैं। ये सबसे छोटे आकार की होती हैं। श्रमिक मधुमक्खियाँ बंध अर्थात इनमें निषेचन की क्षमता नहीं होती। इनमें मोम ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित मोम को श्रमिक मक्खियाँ अपने मैंडिबल्स द्वारा खूब चबा चबा कर इससे नए कोष्ठक बनाती रहती हैं। इन मक्खियों के पाद फूल से परागकण एकत्रित करने के लिए विशेष प्रकार से बने होते हैं। सभी पादों पर कड़े शुक के पराग ब्रश तथा तीसरी जोड़ी के मेटाथोरेक्सीपॉड पर एक एक पराग डलिया या पॉलिन बास्केट होती है, जिनमें परागकणों को इकट्ठा कर लेती हैं और श्रमिक मक्खियाँ 2 से 4 महीनों तक ही जीवित रहती हैं। इस प्रकार से मधुमक्खियों में आपने देखा कि 3 प्रकार की कॉलोनी में मक्खियाँ होती हैं। उसके बाद फिर इनके डायग्राम को आप देख सकते हैं कि हनी बी में वर्कर, क्वीन और ड्रोन, इस तरह से 3 प्रकार की मक्खियों की स्पीसीज मौजूद होती हैं। इसमें से जो श्रमिक होती हैं उनका काम छत्ते बनाना, और जो क्वीन होती है उसका काम अंडे देना। ड्रोन या नर का काम फीमेल मधुमक्खी के साथ मेटिंग करके अंडे उत्पन्न कराना है। मधुमक्खियों में कम्युनिकेशन बड़ा गजब का होता है, अर्थात सूचना प्रसारण की अभूतपूर्व क्षमता होती है। स्काउट मक्खी जब किसी नए भोजन स्रोत का पता लगाकर छत्ते में लौटती है तो कुछ विशेष प्रकार की गतियों द्वारा सूचना अन्य भोजन संग्राहक मक्खियों को देती है। सूचना प्रसारण के लिए स्काउट एवं भोजन खोजकर्ता मक्खियाँ 2 प्रकार का डांस करती हैं, जिसमें पहला राउंड डांस और दूसरा टेल वैगिंग या सफल डांस, जिसे हम दुम दोलनी नाच के नाम से जानते हैं। तो ये भी जानना आवश्यक है कि मधुमक्खियाँ किस प्रकार से कम्युनिकेशन करती हैं। ये कम्युनिकेशन या तो राउंड डांस के नाम के रूप में या फिर टेल वैगिंग टेल के नाम से करती, जिसे हम सफल डांस कहते हैं। गोल नृत्य या राउंड डांस, इस नृत्य से पता चलता है कि भोजन स्रोत छत्ते से 75 मीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। इस विधि के द्वारा दिशा का ज्ञान नहीं होता,
इस नृत्य में भोजन खोजकर्ता मक्खियाँ दाईं और बाईं ओर गोल गोल चक्कर लगाती हैं, इसीलिए इसको हम राउंड डांस कहते हैं। दूसरा दुम दोलनी नाच, जिसे हम टेल वैगिंग टेल डांस के नाम से जानते हैं। इस नृत्य के द्वारा दूर स्थित भोजन स्रोत की जानकारी मिलती है। इस विधि से सूर्य की स्थिति के अनुसार दिशा एवं दूरी का पता चलता है। इस भोजन खोजकर्ता मक्खी सर्वप्रथम एक सीधी रेखा में उड़ती है और उसके बाद सीधी रेखा के दोनों ओर अर्धवृत्ताकार पथ सेमी सर्कुलर पैथ पर चक्कर लगाती है। सीधी रेखा में उड़ते समय मक्खी पुच्छ भाग को दाएं और बाएं तेजी से हिलाती है और पंखों को हिलाकर एक मंद ध्वनि उत्पन्न करती है और यही गति कई बार दोहराई जाती है। मक्खियों की इस प्रकार की गति को दुम दोलनी डांस के नाम से जाना जाता है। डायग्राम के माध्यम से आप राउंड डांस और वैगल डांस दोनों को देख सकते हैं। दुगुणित या अगुणित मधुमक्खियाँ क्या होती हैं? मैथुन के 3 से 4 दिन के बाद युवा रानी अंडे देना प्रारंभ करती है और एक नए छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ एक ही रानी मक्खी की संतानें होती हैं। रानी मक्खी के अंडे 2 प्रकार के होते हैं। पहले निषेचित होते हैं। निषेचित दुगुणित अंडे होते हैं, फर्टिलाइज्ड डिप्लॉयड एग्स। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है और इनके भ्रूणी परिवर्तन से स्टेराइल रानी मक्खियाँ या फिर स्टेराइल श्रमिक मक्खियाँ बनती हैं। दूसरी अनसेचित अगुणित अंडे अनफर्टिलाइज्ड हैप्लॉयड एग्स होते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है और इनके भ्रूणी परिवर्तन से अनिषेक जनन द्वारा नर मक्खियाँ अर्थात हैप्लॉयड एग्स से ड्रोन्स उत्पन्न करते हैं। झुंड में छत्ते का त्याग अर्थात स्वार्मिंग, जब कॉलोनी में मधुमक्खियाँ मुख्यतः श्रमिक मक्खियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, तब रानी मक्खी हजारों श्रमिक मक्खियों के एक दल के साथ छत्ते को छोड़कर किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर नया छत्ता बनाकर एक नई कॉलोनी की स्थापना करती हैं। इस प्रकार से झुंड के छत्ते का त्याग, जिसे हम स्वार्मिंग कहते हैं, वृंदन कहते हैं, नई कॉलोनी बन जाती है। मधुमक्खियाँ आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक होता है। उनमें से आप जानते हैं सबसे पहला कि मधुमक्खियों का परागण क्रिया में महत्वपूर्ण रोल होता है। मधुमक्खियाँ परागण एवं फूलों का रस इकट्ठा करने के लिए एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं, जिससे इन फूलों में परागण भी होता रहता है। दूसरा, इनसे शहद मिलता है। अपने मधु का स्राव मधुमक्खी अपने मुख से करती है। मधु या शहद मनुष्य के लिए प्राकृतिक शक्तिवर्धक, टॉनिक और एंटीसेप्टिक होती है। इसमें अनेक औषधि महत्व के लगभग 80 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। मधु को घाव पर लगा देने से घाव में रोगाणुओं का संक्रमण नहीं होता और घाव के शीघ्र ठीक होने में सहायता मिलती है। आँखों की सफाई के लिए इसका काजल की भांति उपयोग करते हैं। इनमें अनेक आयुर्वेदिक औषधियाँ छिपी होती हैं। इसके अलावा अनेक आयुर्वेदिक दवाइयाँ शहद के साथ खाई जाती हैं। प्राचीन काल से मृत मानव शरीर को परिरक्षित रखने हेतु उसे शहद का लेपन करके रखा जाता था। मधुमक्खियों से मोम भी मिलता है। मधुमक्खी का पूरा छत्ता मोम से ही बना होता है। विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों को तैयार करने के आधार पदार्थ के रूप में मोम का उपयोग होता है। मोम के द्वारा मूर्तियाँ, मॉडल, पेंट, जूतों की पॉलिश आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का विष बी वेनम या एपीटॉक्सिन, यह एक तेज अम्ल होता है जिसमें महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक औषधि गुण होते हैं। रक्त में पहुंचने पर यह विष शरीर के सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाता है तथा अन्य विषैले जंतुओं के दंश, रक्त क्षीणता, गठिया आदि कई रोगों, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियों, कई प्रकार के नेत्र एवं चर्म रोगों, उच्च रक्तचाप आदि के उपचार में इस विष का उपयोग किया जाता है। अर्थात मधुमक्खी का विष या बी वेनम या एपीटॉक्सिन भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हमारे देश में मधुमक्खी की प्रमुख रूप से 4 जातियां हैं। इन चारों जातियों के नाम भी जानना
आवश्यक होता है। पहली जाति का नाम है एपिस इंडिका, दूसरी है एपिस डोर्सेटा, तीसरी है एपिस फ्लोरिया और चौथी है एपिस मेलिफेरा। इस प्रकार से हमारे देश में 4 प्रकार की मधुमक्खी की प्रमुख जातियां होती हैं और इन्हीं में से हम मधुमक्खी पालन करते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है लाख का कीट, लाख पालन या लाख कल्चर। लाख को अधिक मात्रा में प्राप्त करने हेतु लाख कीट का पालन करना लाख पालन या लैग कल्चर कहलाता है। लाख का कीट संगार्थोपोडा वर्ग इंसेक्टा, ऑर्डर होमोप्टेरा एवं फैमिली लैसीफेरिडी का सदस्य होता है। लाख के कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम टैकार्डिया लैका होता है, जिसे पहले लैसीफर लैका के नाम से जानते थे। लाख का कीट खटमल के समान सूक्ष्म कीट होता है। इसके संदर्भ में प्राचीन काल से अनेक जानकारियाँ उपलब्ध हैं। लाख कीट एवं उसके उत्पाद लाख का सर्वप्रथम उल्लेख सन 1782 में केर तथा ग्लोबर ने किया था। ये कीट पीपल, बेर, बरगद, साल, अंजीर, फ्लैक्स, धाक आदि वृक्षों की टहनियों में चिपके हुए पाए जाते हैं। ये कीट अपने मुखांगों को वृक्षों के ऊतकों के भीतर प्रवेश कराकर उसका द्रव चूसते हैं और अपने पिछले भाग से लाख का उत्पादन करते हैं। यह कीट लाख का श्रावण अपनी सुरक्षा के लिए करता है। औद्योगिक लाख मादा कीट से प्राप्त करते हैं। लाख कीट भारत और बर्मा के जंगलों में पीपल, बरगद, साल, अंजीर आदि वृक्षों पर रहते हैं। इनके शरीर पर गोंद के समान स्राव करने वाली विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। शत्रुओं एवं प्रतिकूल ऋतुओं से बचने और अंडे देने के लिए इन ग्रंथियों से कीट 1 से 2 सेंटीमीटर पपड़ी के रूप में लाख का रक्षात्मक आवरण बना लेता है। इन वृक्षों की टहनियों को गर्म जल में उबालकर तथा कुछ केमिकल मिलाकर इससे हम लाख को अलग कर लेते हैं। लाख का श्रावण सुर्ख रंग की मादा कीट करती है। हमारे देश में अनेक स्थानों पर विशेष तौर से मिर्ज़ापुर जिले में बड़े पैमाने पर लाख को एकत्रित किया जाता है। लाख भी बड़ा उपयोगी होता है। इससे वार्निश, पॉलिश, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, मोहर, बिजली का सामान, बटन, खिलौने, बर्तन, चूड़ियाँ आदि अनेक उपयोगी वस्तुएं लाख के द्वारा बनाई जाती हैं। लाख एक प्रकार का जटिल पदार्थ होता है जिसमें लगभग 67 से 91% रेजिन, 5.5 से 6% मोम, 2 से 10.5% रंग, 2.5 से 7.5% खनिज, 5.5 से 10.5% एल्यूमिनस पदार्थ और 2.5 से 3.5% पानी होता है। इस तरह से लाख का कीट भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और हमने बताया कि व्यावसायिक स्तर पर लाख का उत्पादन उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर जिले में किया जाता है। भारतीय लाख शोध संस्थान, जिसे हम लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट ILRI, जो कि रांची झारखंड में है, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका लाख उत्पादन में निभाता है। इस तरह से आज के इस ऑडियो नोट्स के माध्यम से हमने अनेक उपयोगी पदार्थ जो कि कीटों से प्राप्त होते हैं, कीटों के आर्थिक महत्व के अंतर्गत समझने का प्रयास किया है, जिसमें प्रमुख रूप से रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर, मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर और लाख के कीट के पालन के बारे में समझने का प्रयास किया है। इस चैप्टर के अंतिम भाग के अंतर्गत अब हम एनिमल हस्बेंड्री के रूप के बारे में जानेंगे। जंतु कृषि कर्म क्या है, पशुधन क्या है और ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष इस चैप्टर का अंतिम भाग
अगले ऑडियो नोट्स के माध्यम से प्रेषित करेंगे। अब तक जितना भी स्टडी मटेरियल आपको प्रेषित किया जा चुका है, आप क्रम से लिखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।